अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। बेटा इसमें हम जो बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसके लिए एक्सप्रेशन भी करेंगे, और इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम JEE मेंस और नीट के दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आज का टॉपिक है इसमें हमें जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे बनाया है उसको यहाँ पर उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, ताकि आज का ये जो कंसेप्ट है ये हमें अच्छी तरह समझ में आए। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस वीडियो को देखने के बगैर भी ये जो लेक्चर है आज का आपको अच्छी तरह समझ आए। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेटा टॉपिक है मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। इसमें हम एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी करेंगे, क्योंकि बेटा जब कोई व्हीकल किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो वो अपनी जो वेलोसिटी है उसको एक्सीड तो कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। अगर उस लिमिटिंग वैल्यू से वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो फिर जो व्हीकल है उसकी स्किडिंग मतलब रोड से फिसल जाना, रोड से आउट होना, सर्कुलर ट्रैक से बाहर जाना, उसको हम बेटा स्किडिंग कहते हैं। तो जब वेलोसिटी एक लिमिटिंग वैल्यू से इंक्रीज होगी तो उस सूरत में स्किडिंग होने के चांसेस होंगे। तो बेटा यहाँ पर जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने जो बनाया है सर्कुलर ट्रैक, ये एक ट्रैक है सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस r है। बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है रेडियस इज r एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रोड और सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। बेटा यहाँ पर मैंने ये इट इज अ स्कीमेटिक डायग्राम, मतलब एक्चुअल डायग्राम तो एक्चुअल सिचुएशन तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये व्हीकल है, इट इज गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारी व्हीकल सर्कुलर रोड में मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल एंटी क्लॉकवाइज। ओके बेटा जो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त उसको आप टेंजेंशियली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में इसको अच्छी तरह आपको बताया है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में हमेशा टेंजेंशियल होती है। तो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन भी दिखाई है, दिस इज द व्हीकल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। अब अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन के लिए, यानी बॉडी को सर्कल में रखने के लिए जिस फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो है mv² डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ हम लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है बेटा, हम यहाँ लिखते हैं F सेंट्रीपिटल में यहाँ लिखूंगा। अगर मैं FC लिखता हूँ तो उसका दूसरा एक मतलब होता है जिसे हम क्रिटिकल फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर F सेंट लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा, इसकी वैल्यू होती है mv² डिवाइडेड बाय r, where m is the mass of the body, mass of the vehicle and r is the radius of the circular track। बेटा यहाँ पर हम एक एजम्पशन लेंगे, बॉडी जिस वेलोसिटी से स्पीड से मूव कर रहे हैं उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो स्पीड ऑफ द व्हीकल इज कांस्टेंट, या हम ये भी लिखें स्पीड ऑफ द व्हीकल v is constant. So body is moving along the circular track, along the circular road with constant speed. Okay, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़े हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन का ही एक कंसेप्ट है।
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमने पढ़े हैं। उसमें हमने पढ़े हैं 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का एक स्पेशल केस होता है जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, या आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हो। और जो दूसरा फ्रिक्शन होता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन तब एग्जिस्ट होता है जब बॉडी मोशन में होती है। तो यहाँ पर बॉडी की मोशन आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, मोशन तो अलोंग द ट्रैक है, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हमने दिखाई। तो इसके अगेंस्ट जो फ्रिक्शन होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। वेलोसिटी के अपोजिट, मोशन के अपोजिट जो फ्रिक्शन होगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का काम होता है बॉडी की मोशन को अपोज करना। बट बेटा हमने स्टैटिक फ्रिक्शन भी पढ़ा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन तब एग्जिस्ट होता है जब तक बॉडी रेस्ट में होती है, तब तक जो फ्रिक्शन होता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है जिसे आंसर देना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। वो होता है कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर क्यों एग्जिस्ट करता है। यह हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर जो बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में रहने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। हम यूं भी कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू द व्हीकल। अब ये क्यों होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों होता है? अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं? मैंने आपको बताया कि काइनेटिक फ्रिक्शन का काम होता है मोशन को अपोज करना। दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर वेलोसिटी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन and kinetic energy opposite to the direction of the velocity। but बेटा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका जो काम होता है वो होता है बॉडी को रेस्ट में रखना। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से थिंग्स को अच्छी तरह समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का काम होता है बॉडी को सरफेस के साथ, जिस सरफेस पे बॉडी जा रही है उसको उस सरफेस के साथ होल्ड करने में जो जिस फोर्स की हमें जरूरत पड़ती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। लिहाजा यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इस व्हीकल को टेम्पररी रेस्ट में रखने की कोशिश करता है। अगर आप देखें, आप कभी सर्कल में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने की कोशिश कीजिए तो आप देखेंगे जहाँ पर आपको टर्न करना पड़ता है तो आप मोमेंटरी वहाँ पर रेस्ट में आते हो, फिर आप टर्न करते हो, फिर जब कोई दूसरी टर्न होती है आपको फिर अपने आप को थोड़े इंस्टेंट के लिए रेस्ट में लाना पड़ता है, तो आप फिर अपनी मोशन को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम होता है टायर्स को इस रोड के साथ चिपक के रखना, होल्ड करना। लिहाजा यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बेटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का काम होता है मोशन को अपोज करना। इस प्रॉब्लम में, इस डेरिवेशन में हम काइनेटिक फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा काम है, हम इस वक्त सर्कुलर मोशन में है, तो यहाँ जो मेन फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप आपने अच्छी तरह समझा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो बेटा है एफ जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन ये क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड्स the centripetal acceleration, centripetal force to the vehicle। स्टैटिक फ्रिक्शन एफ हम डेरिवेशन में एज सेंट्रीपिटल फोर्स यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर एफ बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, तो जिसकी वैल्यू हमें पता है mv² डिवाइडेड बाय r होती है। तो बेटा हमें ये भी पता है कि जो ये fs होता है इसका जो लिमिटिंग केस है या इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है तो वो होता है क्रिटिकल फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर वेलोसिटी बढ़ती है, ये हमने पहली वेलोसिटी ली बॉडी की, अगर ये व्हीकल अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना चाहती है तो ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ा सकती है। वी नो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा।
मगर यह भी हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है जिसके आगे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ता। वेलोसिटी बढ़ेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी जब मैक्सिमम पे, वेलोसिटी का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी उस मैक्सिमम वैल्यू से भी बढ़ती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो अपनी लिमिटिंग वैल्यू से नहीं बढ़ सकता, उसकी उस सूरत में स्किडिंग होने की चांसेस होंगे। इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन तब तक बढ़ेगी जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन इसको सर्कल में रखने में कामयाब होगा, उसके आगे वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ हम अब एक एजम्पशन लेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी की सूरत में जो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसे हम क्रिटिकल फ्रिक्शन कहते हैं। तो व्हेन वी इज मैक्सिमम, आप इसी को मैक्सिमम केस में लेते हैं, मैक्सिमम सिचुएशन में बेटा हम लेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी Vm हम लिख सकते हैं। तो Vm डिनोट करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी, बट अगर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो यहाँ अप्लाई होगा क्रिटिकल फ्रिक्शन, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा। ओके, सो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो Fs चेंज होगा Fc में, जिसे हम क्रिटिकल फ्रिक्शन कहते हैं। सो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उस सूरत में क्रिटिकल फ्रिक्शन हमें यूज करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल फ्रिक्शन को हम Fc से डिनोट करते हैं। तो बेटा Fc जो होगा क्रिटिकल फ्रिक्शन, हमें पता है ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Fs, जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और हमें यह भी पता है जो Fc की वैल्यू होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, वायर जो म्यू एस होता है इट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बेटा हम यहाँ पर अगर इस कंसेप्ट को यूज करें तो हमें मिलेगा Fc इज इक्वल टू mv मैक्सिमम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, क्योंकि Fs हमने रिप्लेस किया Fc से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, और v को हमने रिप्लेस किया मैक्सिमम वेलोसिटी से। तो Fc की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं म्यू एस इंटू r, which is equal to mv maximum square divided by r। तो हमें पता है r की जो वैल्यू होती है वो होती है mg, वेट ऑफ द बॉडी। वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स और नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करती है वर्टिकली अपवर्ड्स। तो यहाँ पर r की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें, वी विल गेट म्यू एस इंटू mg which is equal to mv maximum square divided by r। m के साथ कैंसिल होगा तो हम यहाँ r को यहाँ शिफ्ट करते हैं, वी विल गेट म्यू एस इंटू r इंटू जी इज इक्वल टू वी मैक्सिमम होल स्क्वायर। यहाँ अगर स्क्वायर हम ड्रॉप करें तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि हमें पता है एक साइड में स्क्वायर रूट ड्रॉप किया जाता है तो दूसरे साइड में उसकी रिएक्शन में स्क्वायर रूट आ जाता है। तो बेटा हम लिख सकते हैं कि Vm इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ आप एक बात नोट कर लें कि जो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द व्हीकल। व्हीकल चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इट डिपेंड्स on the coefficient of friction, it depends on the radius of the circular track, and it depends on the acceleration due to gravity. So mass of the vehicle has no role in the maximum velocity. तो बेटा आगे हम JEE mains और नीट की दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल है, अब JEE mains में पूछा गया क्वेश्चन है ये, a block of mass 0.1 kg is held against a wall applying a horizontal force of 5 newtons on the block. If the coefficient of friction between the block and the wall is 0.5, then the magnitude of frictional force on the block is। बेटा यहाँ पर मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है। तो दिस इज द वॉल, ये जो वर्टिकल लाइन सेगमेंट मैंने
बनाया है ये वॉल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है। सो इट इज द ब्लॉक जो है इट इज हेल्ड विद द वॉल, यानी कि रुका हुआ है वॉल के साथ। इसको किसने रोका हुआ है? इसको हमने फोर्स 5 न्यूटन इस पे अप्लाई किया है, जिसकी वजह से जो है ब्लॉक इट इज हेल्ड विद द वॉल। तो बेटा हमें क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है, हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज हेल्ड अगेंस्ट ए वॉल। जो इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है, जिसने इसको होल्ड किया हुआ है, दैट इज 5 न्यूटन। सो अप्लाइड फोर्स इज 5 न्यूटन। ओके, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। बहुत बढ़िया। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां पर अब हम इन डिफरेंट फोर्सेस की बात करते हैं। पहला फोर्स जो एक्ट होगा, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं, आप सुनते सुनते तंग आ गए होंगे, weight of the body which acts always vertically downwards towards the center of the earth. तो weight of the body mg, it will act towards the center of the earth vertically downwards. तो इसकी रिएक्शन में यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, जैसा कि हमने पिछले सारे केसेस में देखा है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ये बेटा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये हमेशा बॉडी की सरफेस पे, लेकिन किस सरफेस पे? उस सरफेस पे जो कि दूसरी सरफेस पे होती है। अगर मेरा ये हाथ इस पे हाथ पे, तो इस हाथ पे नॉर्मल रिएक्शन होगी। अगर मेरा हाथ इस हाथ पे ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगी। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ आप ये मत याद रखिए कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के अपोजिट होगी। तो यहाँ वेट के अपोजिट जो फोर्स एक्ट होगा, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी, स्लाइड होने की टेंडेंसी, मोशन की टेंडेंसी जो है वो है डाउनवर्ड्स, और फ्रिक्शन का काम होता है मोशन को अपोज करना। तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स एग्जिस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने अप्लाइड फोर्स, जिसने इसको इसके साथ चिपक के रखा है, उसको मैंने यहाँ पर 5 न्यूटन से दिखाया है। तो बेटा ये तो था डायग्राम के बारे में। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम थी नॉर्मल रिएक्शन की, जिसे हम पिछले वीडियोस में सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड्स दिखाते आए हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के अपोजिट नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो आगे देखिए, जो 0.5 है यहाँ पर बेटा, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक और बात मैं आपको अपने मतलब एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ। फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन दिया होगा या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उस सूरत में हम ये केयर नहीं करते हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो हम फ्रिक्शन मीन्स फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ज्यादा मतलब इसमें सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है 0.5। सो वी कैन राइट म्यू इज इक्वल टू 0.5। हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो जितना फ्रिक्शन इस पे अप्लाई हो रहा है बेटा, हमने उसको फाइंड आउट करना है। क्योंकि इसमें कोई मोशन नहीं हो रही, ना इस तरफ कोई मोशन है ना इस तरफ कोई मोशन है, इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मोशन। ना ही ये जो बॉडी है राइट साइड में जा रही है, ना ही ये जो बॉडी है लेफ्ट साइड में जा रही है। तो हम यूं कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन this third law of motion, R will be equal to F, because these two forces are balanced. So R is equal to F beta. यहाँ पर R जो है वो F के बराबर होगा, and that is 5 Newton. हमें पता है बेटा, जो फ्रिक्शन होता है it is directly proportional to R. पढ़ा है हमने, या जो हम यूं कह सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। कई वीडियोस में हमने ये पढ़ा है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो होता है एफ आर, जो बेटा होता है वो होता है म्यू टाइम्स आर। ये भी हमें पता है, आर की जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है इट इज 5 न्यूटन, म्यू की वैल्यू इट इज 0.5। सो वी कैन राइट 0.5 into 5 and that is equal to 2.5 न्यूटन। दिस इज द आंसर। तो चलिए एक और प्रॉब्लम पे आते हैं। तो चलिए दूसरी न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है, ए कार ऑफ मास
1500 kg is moving along a circular level road of radius 150 meter with a maximum speed of 15 meter per second without skidding. Find the force of friction and the coefficient of friction between the tires and the road. तो बेटा ये जो पहले हमने डेरिवेशन की मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए सर्कुलर लेवल रोड उसी पे दी गई हुई एक प्रॉब्लम है. तो यूजुअली इट इज आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो मास ऑफ द व्हीकल जो है इट इज 1500 जो व्हीकल का मास है या बॉडी का जो मास है इट इज 1500 kgs और जो सर्कुलर रोड का रेडियस है इट इज 150 मीटर. इसके अलावा यहाँ पर जो बॉडी है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जैसे कि हमने देखा था एक्सप्रेशन में उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी दी हुई है एंड दैट इज 15 मीटर्स पर सेकंड विदाउट skidding. तो हमें एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखना है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमें देखना है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम सिंपली आपको पता है अभी हमने पढ़ा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है. सो वी कैन से F जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा Fr होगा तो ये होगा mv² डिवाइडेड बाय r. बिकॉज अभी आपने पढ़ा कि सर्कुलर मोशन में जो फोर्स गाड़ी को इस सर्कल में रखता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन या सिंपली मैंने ये भी कहा कि नाम देने की जरूरत नहीं उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. सो वी नो दैट यहाँ पर हमने लिखा है mass of the body is 1500 kg, radius of the road is 150 meters, velocity of the this vehicle is 15 meter per second and acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. इन सारे फैक्टर्स की हमें जरूरत पड़ेगी. तो चलिए करते हैं. तो वी नो दैट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा एंड दैट इज इक्वल टू mv² divided by r. So we can say m is our 1500 into v जो है it is 15 whole square divided by r is 150. तो आप इससे सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं. यहाँ पर 1500 15 square is 225 divided by 150. तो यहाँ एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा. तो 15 1 एंड दैट इज 0. तो आपका रिजल्ट आएगा 2250 न्यूटन एंड दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. अब आगे हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखना है. तो हमें पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इनटू आर वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन. सो बेटा हम लिख सकते हैं एफ आर की जो वैल्यू है it is always equal to mu into r where हमें पता है r जो है it is m into g. So we can write mu equal to और हम u भी लिख सकते हैं fr is equal to mu r के बदले mg. So बेटा mu की वैल्यू हमें मिलेगी. इसको शिफ्ट करते हैं डिनोमिनेटर में fr डिवाइडेड बाय mg. आप वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं. fr की वैल्यू हमारे पास है 2250. m की वैल्यू आपने यहाँ देखी 1500 इंटू g की वैल्यू 9.8. इसे आप सिंप्लीफाई करें तो आपको आंसर मिलेगा 0.153 and that is the coefficient of friction. होप कि आपको समझ आया होगा. तो आगे वीडियो में हम एक दो कंसेप्ट तो रहते हैं फ्रिक्शन के उनको भी पढ़ेंगे और आपके लिए जो टफेस्ट न्यूमेरिकल्स होंगे उनको लाने की भी कोशिश करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज.